हरियापुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया के पास एक छोटा सा खेत था। वो उसमें फूल उगाती थी और उसको बेचने का काम करती थी। वो श्री कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। पीलू के पास बहुत प्रकार के फूलों के पेड़ थे और वो उनका बहुत ख्याल रखती थी। सबसे पहले कृष्णा जी को फूल अर्पित करती थी और पूरी ईमानदारी के साथ बेचा करती थी। बेटी पीलू, रोज तू भगवान श्री कृष्ण जी को फूल अर्पित करती है। भगवान को ऐसे फूल बहुत खिलते हैं। क्या तेरी कोई मनोकामना है जो तू मांगना चाहती है? पंडित जी, मैं तो भगवान श्री कृष्ण को बिना स्वार्थ के मानती हूँ। सब कुछ उन्हीं का तो है। मेरे बगीचे के पूरे फूल उन्हीं के हैं। मुझे श्री कृष्ण को फूल चढ़ाकर बहुत अच्छा लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। तू ऐसे ही उन्हें फूल भेंट करती रहा कर। ऐसे ही पीलू हर दिन अपने बगीचे के फूल को चुन कर लाती है और कृष्णा जी को उन खूबसूरत फूलों को अर्पित करती है। ऐसे ही एक दिन बारिश के मौसम में बहुत तेज बारिश होने के कारण पीलू सोचती है, क्या करूं, तेज बारिश हो रही है, कहीं उनके फूल खराब न हो जाए। मैं बगीचे में जाती हूँ, बिना श्री कृष्ण को फूल भेंट किए मुझे चैन नहीं आएगा। फिर पीलू हिम्मत करके तेज बारिश में भी भगवान के लिए फूल तोड़कर लाती है, लेकिन उसकी बारिश में भीगने की वजह से तबीयत खराब हो जाती है। बेटी, तू इतनी तेज बारिश में भी बगीचे गई। अब अपना ख्याल रखना, तभी तो कृष्णा जी को फूल अर्पित कर पाओगी। पंडित जी, भगवान कृष्ण जी की सेवा पर ही मेरा ध्यान है, चाहे जो हो जाए। फिर पीलू ठीक होकर अगले दिन खेत की तरफ जाती है। उसे एक बहुत अमीर आदमी बहुत बड़ी गाड़ी में आकर मिलता है। पीलू चिड़िया, तुम्हारे खेत बगीचे में बहुत अच्छे खूबसूरत फूल उगे हैं। ऐसे तो विदेश में भी नहीं मिलते। तुम हमारे लिए अपने बगीचा बेच दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा दाम दूंगा। नहीं, ये बगीचा मेरी रोजी रोटी तो है, लेकिन इसमें जो फूल उगते हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित किए जाते हैं, इसलिए मैं इसे नहीं बेचूंगी। ज्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें 3 गुना दाम भी देने को तैयार हूँ। बोलो, क्या बोलती हो? अमीर बन जाओ, नहीं तो ऐसे ही गरीब रह जाओगी। देखिए सेठ जी, मैं पैसों की लालच नहीं करती हूँ, आपका शुक्रिया। तुमको डर नहीं है लगता हम जैसे अमीर सेठों से? मुझे आपसे कोई डर नहीं है। मुझे श्री कृष्ण जी ही मेरे रक्षक हैं। आप मुझे छोड़ दीजिए, कोई और बगीचा देख लीजिए। पीलू उस सेठ की नहीं मानती है और भगवान श्री कृष्ण जी को फूल अर्पित करने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही सेठ श्री कृष्ण के रूप में आ जाते हैं। पीलू को रास्ते में जाते जाते तूफान का सामना करना पड़ता है। हे भगवान, एक ऐसा मौसम है, ऐसे तो ये फूल उड़ जाएंगे, मुझे तो इन्हें आपको अर्पित करना है। पीलू पूरी हिम्मत से फूल को ढक कर एक पेड़ के नीचे छुप कर बैठ जाती है। तूफान उसे हिलाने लगता है, लेकिन पीलू भगवान श्री कृष्ण जी को याद करती रहती है और वो तूफान थम जाता है। हे कृष्ण, अगर ये फूल तूफान में उड़ जाते, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करती। तभी उसके पलटते ही उसे श्री कृष्ण जी दर्शन देते हैं। कृष्णा जी भगवान, आप! पीलू, तुम तो इतने तूफान में, इतनी तेज बारिश में और पैसों के लालच में भी मुझे ही याद करती रही। तुम्हारी भक्ति कभी भी हटी नहीं। प्रभु, आप मेरे लिए सब कुछ है, मैं तो बस आपको फूल ही दे सकती हूँ। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी भक्ति ही चाहिए पीलू। अब से तुम्हारी सारी परेशानी मिट जाएंगी, तुम चिंता मत करो। हे प्रभु, अब आप साक्षात आए हैं तो मैं आपको फूल माला अर्पित करती हूँ। फिर कृष्णा जी उसके फूल माला को पहन लेते हैं और आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और पीलू का जीवन हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। उसकी गरीबी दूर हो जाती है और वो हंसी खुशी श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हुए रहने लगती है।
ग्वालियरपुर गांव में पति पत्नी पीलू और बबलू किसानी करते थे। वो लोग बहुत सीधे साधे, भोले भाले और ईमानदार थे और कम आमदनी में भी गुजर बसर कर रहे थे। बबलू खेत में सिर्फ जीविका खाद का उपयोग करता था, वो क्योंकि वो धरती को माता की तरह मानता था और केमिकल्स की अपने खेत में एक बूंद भी नहीं पड़ने देता था। लेकिन खेत में मेहनत करने के बाद भी खेत में फसल नहीं होती थी। दोनों पति पत्नी कभी सब्जी तो कभी अनाज तो कभी फल की फसल उगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक भी फसल नहीं उगती थी। तो पीलू कहती है, सुनिए जी, हम जी जान लगा रहे हैं लेकिन खेत में फसल नहीं उग रही है। हमारे ऊपर कितना कर्ज हो गया है, हर कोई पैसा मांगने आता है। मैं सोच रही थी कि मैं किसी के घर पर काम करने लगती हूँ, कम से कम घर में खाना खाने लायक पैसा तो आएगा, नहीं तो हम भूखे ही मर जाएंगे। आप भी सोचिए, क्या हमें इस खेत को छोड़ देना चाहिए कि नहीं? तो बबलू कहता है, ये हमारी पूर्वजों की जमीन है, मैं इसे माँ की तरह देखता हूँ। पीलू, मैं इस खेत को नहीं छोड़ सकता हूँ। हम आने वाली पुश्ती को भी ये देंगे। आजकल सभी अपने खेत में केमिकल छिड़काते हैं और धरती की इज्जत नहीं करते हैं। मैं इसमें फसल के लिए जीविका खाद ही डालूंगा और इस खेत में किसानी करूंगा। तुम देखना, एक दिन हम बहुत अच्छे से रहेंगे। लेकिन हम कब तक ऐसे ही गरीब रहेंगे? तो बबलू कहता है, पीलू, तुम्हारा कहना भी सही है, घर आमदनी होनी ही चाहिए। तुम कहीं पर काम कर लो, मैं इस खेत में खेती करूंगा और लहलहाती फसल होगी। तुम्हें तकलीफ जरूर होगी पीलू, लेकिन थोड़े दिनों की और बात है। ठीक है जी, मुझे भी आप पर पूरा भरोसा है। फिर पीलू लोगों के घरों में पैसे कमाने के लिए काम करने लगती है और बंटी जीविका खाद की खेती जारी रखता है। बहुत दिनों तक वो ऐसे ही धूप में मेहनत करता रहता है। एक दिन उसे चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तो पीलू वहाँ पहुँचती है। हे भगवान, इनको कैसे समझाऊं मैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करे। अब आप खेती नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो अब से जीविका खाद बंद कर दीजिए, जिससे जल्दी से फसल आ सके। पीलू अपने पति की हालात देखकर रोने लगती है। उसके आंसू खेत में गिरते हैं और तभी खेत से देवी प्रकट होती है। तो बबलू कहता है, धरती माँ, आप? पीलू अचंभित हो जाती है और कहती है, धरती माँ? तो देवी दोनों को ऐसे कहती है, बेटा बबलू, बेटी पीलू, मैं धरती माँ हूँ। तुम्हारी लगन और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। बबलू, तुमने गरीबी झेली, दुख देखे, लेकिन अपने खेत में केमिकल नहीं डाले, जीविका खाद का ही उपयोग करते रहे। इतने सालों तक फसल नहीं देकर मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि कहीं तुम भी सब लोगों की तरह लालची तो नहीं बन जाओगे, लेकिन तुमने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। अब तुम्हारे इस खेत से पैसे निकलेंगे और तुम और ज्यादा जमीन खरीद लेना। जीविका खाद का उपयोग करना तुम्हारी हर फसल को मेरा आशीर्वाद है। ऐसा कहकर देवी वहाँ से चली जाती है और उनके वरदान के कारण अब बबलू के खेत में हर तरह की फसल उगने लगी। वो फल, सब्जी, अनाज सब कुछ उगाता था और भरपूर मात्रा में उगाता था। फसल अब मुनाफे में बिकने लगी और वो बहुत जल्दी ही बहुत अमीर हो गया। पीलू और बबलू को अपनी ईमानदारी और नेक दिली के कारण वरदान मिला, जिससे उनका जीवन हमेशा के लिए अच्छा हो गया। अब वो हंसी खुशी रहने लगे। एक छोटे से गांव भोलापुर के जंगल में पीलू अपना ढाबा चलाती थी। उसके स्टफ पराठा और छोले बहुत पसंद किए जाते थे। उसी की दुकान के सामने कालू डेंटिस्ट का क्लिनिक था। कालू का क्लिनिक नहीं चलता था। वो हर रोज मरीजों के लिए रास्ता देखता रहता था। एक दिन वो पीलू के ढाबे में खाने गया। वाह पीलू, तुम्हारे पराठे कितने स्वादिष्ट है। इतने अच्छा खाना खा के यहाँ के लोग का दांत नहीं खराब होता है। तो पीलू कहती है, आप
आपके क्लिनिक में कोई नहीं आता है क्या डॉक्टर साहब दांत ठीक करने के लिए? तो कालू कहता है, नहीं, मेरा क्लिनिक अच्छा नहीं चल रहा है। मेरी दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम मेरा साथ दे सको तो तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। तो पीलू कहती है, क्या आइडिया है जिससे मेरा भी फायदा होगा? तो कालू कहता है, देखो, तुम अपनी दुकान में कुछ ग्राहकों को कंकर पत्थर के मिलावटी आटे का पराठा देना, जिससे उनके दांतों में दर्द होगा। वो मेरे पास इलाज करवाने के लिए आएंगे, उनकी फीस से तुम्हें कुछ हिस्सा दे दिया करूँगा। तो पीलू कहती है, अच्छा ठीक है, अगर मुझे मुनाफा होगा तो मैं ऐसा कर दूंगी। फिर पीलू अगले ही दिन से कुछ ग्राहकों के लिए अलग से मिलावटी आटा लगाने लगी। जब ग्राहक उसका मिट्टी पत्थर का मिलावटी आटा खाते थे तो उनके दांतों में दर्द हो जाता था। ओ, ये क्या मेरा दांतों में दर्द हो रहा है? तो पीलू कहती है, अरे हरिया काका, ये उम्र में ऐसा ही होता है, आपको मैं सामने वाले डेंटिस्ट डॉक्टर कालू जी के पास ले चलती हूँ। फिर पीलू हरिया को कालू के पास लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, हरिया काका का अच्छे से इलाज कराइएगा। तो कालू कहता है, बिल्कुल पीलू, इनकी फिक्र मत करो, मैं इंटरनेशनल डिग्री वाला डॉक्टर हूँ। शाम तक पीलू बहुत से मरीजों को कालू के पास भेज देती है। रात में कालू आकर उसे उसका मुनाफे का हिस्सा दे देता है। ये लो पीलू, आज का तुम्हारा हिस्सा, तुमने बहुत अच्छा काम करी हो, कल और मरीज भेज देना। ये तो बहुत अच्छा मुनाफा है, मेरी भी बिल बन जाता है और आपके यहाँ से भी कमीशन मिल जाता है। इस तरह से बहुत दिनों तक पीलू कुछ चुनिंदा ग्राहकों को मिलावटी खाना देती थी और उनको डेंटिस्ट कालू के पास भेजकर उससे मुनाफा कमाती थी। ये देखो पीलू, मैंने कार खरीदी है, तुम्हारी मदद से मेरे पास और भी मरीज आने लगे हैं आसपास के गांव से। तो पीलू कहती है, बहुत अच्छा डॉक्टर कालू जी, मैं भी सोच रही थी कि ढाबे की जगह अब एक बड़ा सा 3 स्टार होटल खोल लूं। आखिर इतने पैसों से ढाबा चलाना अब छोटा काम लगता है। एक दिन पीलू की ढाबे में 2 बूढ़े पक्षी बबली और टिल्लू आते हैं। टिल्लू कहता है, हमारे बेटे के पास जाने के पहले हम कुछ खा लेते हैं। सुना है पीलू चिड़िया के ढाबे में बहुत स्वादिष्ट और गर्मा गर्म पराठे और छोले मिलते हैं। इनको खा के अपनी बेटे के पास चलेंगे। तो बबली कहती है, हाँ बहुत भूख भी लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाए ना, और आपको और मुझे पराठे छोले बहुत पसंद भी है। चलिए पीलू के ढाबे में। फिर दोनों पति पत्नी पीलू के पास जाकर ऑर्डर देते हैं। पीलू सोचती है, लगता है ये लोग गांव से आए हैं, बहुत अमीर भी लग रहे हैं। ये आंटी जी तो बहुत सारे गहने भी पहन कर रखी है। इन्हें मैं मिलावटी पराठा खिला देती हूँ, इनके दांतों में तकलीफ होगी तो इन्हें कालू डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, मोटा कमीशन मिलेगा। ऐसा सोचकर पीलू उन्हें मिलावटी खाना दे देती है। मेरी दांत। तो टिल्लू कहता है, बहुत दर्द हो रहा है। चलिए मैं एक बहुत बड़े दांत के डॉक्टर के पास आपको लेकर जाती हूँ। पीलू उन्हें कालू के पास लेकर जाती है। कालू उन्हें देखकर चौंक जाता है। अरे ये तो माँ पिताजी है, इन्हें क्या हुआ? तो पीलू कहती है, कालू जी ये आपके माँ पिताजी है, मुझे क्या पता था, मैंने तो उन्हें खाना खिलाई हूँ। तो कालू कहता है, हे भगवान, ये मेरे ही पापों की सजा है, मुझे माफ कर दीजिए माँ पिताजी, मैं लालच में अंधा हो गया था। पीलू कहती है, मुझे भी माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को धोखा दी हूँ। फिर कालू अपने माता पिता को सब सच सच बता देता है। ये सुनकर बबली और टिल्लू उस पर और पीलू पर बहुत गुस्सा करते हैं। तुम लोग अब 6 महीने तक सभी चिड़िया लोगों को मुफ्त में खाना और इलाज दोगे। तो कालू कहता है, जल्दी पैसे कमाने के लालच में ऐसे हुआ, अब से कभी नहीं होगा। तो पीलू कहती है, जी अंकल जी, मैं भी लालच छोड़ दूंगी। फिर उनके कहने के अनुसार कालू और पीलू सभी लोगों को मुफ्त में खाना और इलाज देते हैं। सभी लोग उनकी इस बात से खुश होते हैं और आगे से कभी भी कालू और पीलू किसी को भी धोखा नहीं देते और अपनी अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ने लगे। एक जंगल में डाकू चिड़ियाओं का बहुत बड़ा गैंग था। वो लोग बहुत बड़ा डाका डालते हैं और उसको एक गुफा में छुपा देते हैं।
सुनो डाकू भाइयों, हमें पुलिस ढूंढ रही है। हमें अभी इस गुफा में रहना होगा। लेकिन हम खाएंगे क्या सरदार? गांव से किसी खाना बनाने वाले को उठा कर ले आओ। हाँ, गांव में बबलू बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। फिर कालू बबलू को किडनैप करके गुफा में ले आता है। ये लीजिए सरदार, ये है बबलू रसोइया, इससे हम खाना बनवाएंगे। मुझे आप लोगों ने किडनैप कर लिया है, लेकिन खाना कैसे बनाऊं? सामान कहाँ है? तुझे पूरा सामान मिलेंगे। वो देख, वहाँ सामान का ढेर लगा हुआ है। अरे लगता है तुम पूरे साल का राशन यहाँ ले आए हो। चल अब सरदार जबास के लिए चाय बना। लेकिन किसमें बनाऊं? चूल्हा कहाँ है? अरे कालो, चूल्हा कहाँ है? देखो बबलू, कोई जुगाड़ करो, क्योंकि अब मैं बाहर नहीं जा सकूंगा चूल्हा लेने के लिए। और तुम तो वैसे भी सड़क के किनारे दुकान लगाते हो, तुम्हारे पास कौन सा बहुत अच्छा चूल्हा है? जुगाड़ करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, मैं ड्रम का चूल्हा बना लूंगा। इसके बाद बबलू ड्रम छेद करके उसमें लकड़ियाँ भर देता है और ऊपर के हिस्से से उसमें बर्तन रखकर चाय और खाना बनाने लगता है। सारे डाकू खाने का मजा लेते हैं। तेरा खाना तो बहुत अच्छा है। अब तू यहाँ से कभी नहीं जाएगा। तू पूरी जिंदगी हमारे लिए खाना बनाएगा। अरे ये कहाँ फंस गया मैं? अरे तुम फिक्र मत करो, आखिर तुम डाकू जाबाज के लिए खाना बना रहे हो। मेरे सिर पर 10 लाख का इनाम है, लेकिन कोई मुझे पकड़ ही नहीं सकता। तो तुम बस 10 लाख वाले इनामी डाकू के लिए खाना बनाते रहो। बहुत दिनों तक बबलू उन डाकुओं के अत्याचार सहता रहा और खाना बनाता रहा। एक दिन उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो हेलीकॉप्टर की आवाज है। फिर बबलू अपने ड्रम में गीले लकड़ियाँ डाल देता है और उसका धुआं गुफा से निकलकर बाहर जाता है और ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। बस ये हेलीकॉप्टर ये धुआं देख ले। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर गुफा के पास उतरता है और उसमें से बहुत सारे पुलिस वाले निकलते हैं। पुलिस गुफा में धावा बोल देते हैं और सारे डाकू पकड़े जाते हैं। पुलिस सर, मैंने ही गुफे के अंदर से धुआं किया था, जिससे आप ये समझ जाओ कि इस सुनसान जंगल में इस गुफा में कोई है। आपने यहाँ आकर इन डाकुओं को पकड़ा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेरा धन्यवाद नहीं बबलू, तुमने बहुत होशियारी दिखाई है। तुम्हें 10 लाख मिलेंगे। फिर इसके बाद बबलू को 10 लाख का इनाम मिलता है और उसका जीवन अब अच्छे से बीतने लगता है। नंदनपुर में पीलू चिड़िया नई नई शादी करके बबलू कबूतर के घर आई थी। उसने सोचा था कि जो भी दुख तकलीफें उसने अपने मायके में देखी है वो उसे ससुराल में देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि बबलू कबूतर का बहुत बड़ा कारोबार था और ससुराल में सिर्फ उसकी सास और एक बबलू की बहन थी। थोड़े दिन हंसी खुशी बीते, पर कुछ दिनों बाद बबलू कबूतर बहुत दुखी मन से घर लौटा। बबलू कबूतर पीलू से कहता है, क्या बताऊं पीलू, कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से कारोबार अब बंद करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर पीलू घबरा जाती है। पीलू कहती है, बबलू अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब तो हमें बच्चा भी होने वाला है। बबलू उसको सांत्वना देता है और कहता है, पीलू तू परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। ऐसे ही समय बीतता है और पीलू को एक बच्ची होती है, लेकिन अभी तक बबलू का कोई भी काम नहीं जमता
जमता है। बबलू की माँ उससे कहती है, बबलू जल्दी से कोई नौकरी देख, तेरी बहन की शादी भी करानी है, ऐसे वो कब तक घर में रहेगी, तेरे को तो एक बेटी भी हो गई है। ये सुनकर बबलू भी परेशान होता है, लेकिन उसको फिर भी नौकरी नहीं लगती है। वो दिन भर यहाँ से वहाँ भटकता है। फिर एक दिन बबलू पीलू से कहता है, देख पीलू, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी मेरा काम नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, ये घर बेच देते हैं, उससे जो पैसा मिलेगा उससे बहन की शादी करा देंगे और थोड़ा पैसा अपनी बच्ची की परवरिश में भी काम आ जाएगा। ये सुनकर पीलू और दुखी होती है, लेकिन मजबूरी में उन्हें अपना घर बेचना पड़ जाता है। एक साल और बीत जाता है। पीलू और बबलू की बच्ची बड़ी होने लगती है, लेकिन घर में तंगी बढ़ने लगती है। अब माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। पीलू बबलू से कहती है, बबलू तुम कहो तो मैं कुछ काम करूँ, ऐसे घर कैसे चलेगा, माँ की तबीयत खराब है, हमारा घर बिक गया और बच्ची भी बड़ी हो रही है, अब क्या करेंगे। बबलू भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, पीलू तू मुझे बार बार क्या ताना देती रहती है, दिन रात मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ लेकिन कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ। ऐसा सुनकर बबलू की माँ पीलू से कहती है, बेटा हमारे यहाँ लड़कियाँ काम नहीं करती हैं। पीलू मन मार के रह जाती है। एक दिन दोपहर में बहुत गर्मी थी। बबलू नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ उड़ रहा था, तभी उसे जोर से चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर बहुत जोर से गिरता है। बबलू के हाथ पांव टूट जाते हैं। पीलू पर मुसीबत का और बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। पीलू अब अपनी सास से कहती है, माँ जी अब तो मुझे कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा, इनकी हालत देखिए, आपकी तबीयत भी खराब है और हमारी बेटी को भी तो अच्छा जीवन देना है कि नहीं। बबलू की माँ कहती है, बेटा तू सही कह रही है, लेकिन अपने पास पैसे नहीं है, तू क्या काम करेगी। पीलू कहती है, माँ जी कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, मैं कोशिश तो करूँ कम से कम। और पीलू काम की तलाश में जंगल में यहाँ वहाँ भटकने लगती है और उसको एक चिड़ा मिलता है। वो चिड़ा है गोलू। गोलू चिड़ा पीलू का बचपन का एक दोस्त था, जिसको पीलू अपना भाई मानती थी। गोलू भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। गोलू पीलू को देखकर कहता है, पीलू अरे कहाँ भटक रही हो। पीलू कहती है, अरे गोलू भैया आप, मैं तो नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी। गोलू पीलू से उसके हाल चाल पूछता है। पीलू अपनी दुख भरी बात बताती है कि कैसे उसके पति के हाथ पांव टूट गए, कैसे उनका घर बिक गया और आज उनके घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं है। ये सुनकर गोलू बहुत दुखी होता है। वो कहता है, पीलू तू फिक्र मत कर, मैं तेरी मदद करूँगा। वो उसे अपनी दुकान की तरफ लेके जाता है और पीलू को सोने के, चांदी के और दूसरे गहने से जड़े हुए चूड़ियाँ दिखाता है और कहता है, देख पीलू ये चूड़ियाँ तू मुझसे लेके जा और बेचने लग, इसका मुनाफे का हिस्सा तू भी रखना, इससे तेरा घर का खर्च तो निकल ही जाएगा। फिर जब तू अच्छी बिक्री करने लगेगी तब मैं तुझे और भी चूड़ियाँ दे दूंगा। पीलू बहुत खुश होती है और वो चूड़ियाँ लेकर जंगल जाती है। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, सोने की, चांदी की, हीरे जवाहरात की चूड़ियाँ ले लो। धीरे धीरे काफी सारी पक्षियाँ वहाँ पर जमा हो जाती हैं और पीलू के अच्छे व्यवहार और चूड़ियों की डिजाइन से वे मोहित हो जाती हैं और पीलू से चूड़ियाँ खरीद लेती हैं। पीलू की मेहनत से उसका चूड़ियों का कारोबार जम जाता है और गोलू उसे और भी चूड़ियाँ देता है बेचने के लिए। थोड़े ही समय पर बबलू की तबीयत भी ठीक होने लगती है, क्योंकि अब उसे अच्छा इलाज मिलने लगता है। जब बबलू पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो उससे मिलने के लिए गोलू आता है। गोलू बबलू से कहता है, अरे जीजा जी देखिए पीलू ने कितनी मेहनत से चूड़ियाँ बेचने लगी। बबलू कहता है, अरे गोलू भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इतनी मुसीबत में हमारा साथ दिया। और थोड़े दिनों बाद बबलू भी पीलू का साथ देने लगता है और इस तरह से दोनों पति पत्नी चूड़ियों का अच्छा खासा व्यापार खड़ा कर देते हैं। गोलू अब उनका बिजनेस पार्टनर बन जाता है। इस तरह पीलू की मेहनत और सहन शक्ति रंग लाती है। हीरापुर
गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी। पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पीलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। पेला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना तो। ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया, आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है। माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। अच्छा, तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए। लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान लगा लो। बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का मॉल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो, पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था। उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है। तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजाकर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपरमार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीद दूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुलाकर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। साधुपुर नाम के गांव में सिंदूर नाम का एक लड़का रहता था। वह देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह खाना खराब करता था। वह ज्यादा खाना लेकर खाना फेंक देता था। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। वह घर जमाई बन गया। उसके ससुर ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी और बोले, मैं अभी तक अच्छे से कारोबार चलाता आया हूँ।
अब तुम्हें इन सब को कारोबार की जिम्मेदारी को निभाते हुए कारोबार चलाना है। सिंदूर ने अपनी ससुर की बातों को कबूल किया। सिंदूर इसके बाद अपने पत्नी को बार बार कभी खाना, कभी चाय और कभी नाश्ता करवाते सताते रहता था। अब उसकी ससुर को इसके बारे में पता चला तो वह सिंदूर को बोले, तुम्हें दिन भर में जो चाहिए ये एक बार में क्यों नहीं बोल देते? तो सिंदूर उदासी से कहता है, मैं तो एक साथ बोलता हूँ, लेकिन वो कम पड़ जाता है। सिंदूर के ससुर ने इसके बाद पकाया हुआ खाना कहाँ जाता है इसकी पता लगाने के लिए रसोई में थोड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उनको पता चला कि सिंदूर की मांग के अनुसार ज्यादा खाना बनता और वह पूरा न खाने की वजह से बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था। इसको देख के चिंतित ससुर सिंदूर को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की ठान ली। एक दिन उन्होंने सिंदूर को बुलाकर कहा, हमारे पहले वाले नौकर के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगे? सिंदूर भी अपने ससुर के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अपने नौकर की बस्ती में जाकर सिंदूर के ससुर ने कहा, मैं अभी रास्ता पूछ कर आता हूँ। इसके बाद सिंदूर वहीं खड़ा रहा। सिंदूर ने एक घर के अंदर झांक कर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सारे डिब्बे बर्तन देखे, लेकिन वो खाली थे। यह देखकर सिंदूर को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसके ससुर आए और उसको अपने नौकर के घर लेकर गए। नौकर के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब सिंदूर के ससुर ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकर ने कहा, ये घर से बचा हुआ भोजन लेकर खाया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था। उसको खा के बेटे की तबीयत खराब हो गई है। यह कहकर वह रोने लगा। कुछ देर के बाद सिंदूर और उसके ससुर अपने घर आ गए। घर आने पर सिंदूर अपनी ससुर के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए आंख में पानी भर लेता है। जब उसकी ससुर ने कारण पूछा तो सिंदूर कहता है, मैं खाने को कितना बर्बाद करता था और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। अब के बाद मैं खाने को कभी बर्बाद नहीं करूँगा। सिंदूर को खाने की कीमत महसूस होने पर उसके ससुर खुश हो जाते हैं और सिंदूर ससुर से कहता है, हमें अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके प्रायश्चित के लिए मैं अपनी हैसियत के हिसाब से हर दिन अन्नदान का बीड़ा उठाता हूँ। कहते हुए प्रसन्नता से अपने घर के पास के मंदिर जाके अन्नदान पे जुट जाता है।